जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका अर्थ क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात मैं कहूँ, अभी हाल ही में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है रेलवे का, उसकी भी डेट वगैरह अनाउंस कर दी गई है। अगस्त में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग, तो आप लोग हमारा वीडियो देखिए। और जो भी अभ्यर्थी सभी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एज अ डेमो लेक्चर आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, खासकर जो भिलाई दुर्ग में अभ्यर्थी हैं इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। करंट अफेयर की वीडियो होने वाली है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करूंगा, ठीक है, जो पहला है वो है हमारा रिवार्ड परियोजना की मैं बात करूंगा। रिवार्ड परियोजना क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही कठिन है इसका फुल फॉर्म, लेकिन रेलवे वगैरह पूछ लेता है। तो परियोजना एक ऐसी परियोजना जिसमें उड़ीसा, भारत सरकार और कर्नाटक, मतलब भारत सरकार, उड़ीसा और कर्नाटक, ये तीनों राज्य, दो राज्य और भारत सरकार मिलकर के ये परियोजना लेकर के आई हुई है। और इसमें हम बात करेंगे जो वाटर शेड प्रोग्राम है, जो भारत में जो पानी का कमी है इन दो राज्यों में, भारत में, उसके ऊपर काम करने की बात हुई है। और विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक से 115 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण लिया गया है। ठीक है, 115 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण लिया गया है। तो रिवार्ड परियोजना क्या है? भारत सरकार, उड़ीसा और कर्नाटक की वाटर शेड से संबंधित परियोजना है, जिसमें विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। जो रिवार्ड का परियोजना का फुल फॉर्म होता है जुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिलायंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये रिवार्ड का फुल फॉर्म है। आगे हम बात करता हूं दूसरे की, पावरथॉन 2022। ठीक है, पावरथॉन 2022 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत का सरकार का जो विद्युत मंत्रालय है, उसके द्वारा ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारे सजेशन आप लोगों से मांगे गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या करना, विद्युत वितरण में जटिलता हेतु ये रखा गया था। और जो विद्युत मंत्रालय है वो भारत में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करना चाहता है। अब गुणवत्तापूर्ण का मतलब क्या होता है? जो लोग कभी गांव वगैरह में रहे हैं वहां पे देखेंगे, पहली बात तो 8 से 10 घंटा बिजली मिलती है। दूसरी बात, गुणवत्तापूर्ण का मतलब ये होता है कि वहां पे ऐसा जो वोल्टेज रहता है वो फ्लक्चुएट रहता है, कहीं पे लाइट बहुत डीम आ रही है, कहीं पे बहुत तेज आ रही है, तो ये गुणवत्तापूर्ण है। तो पावरथॉन का संबंध किससे है? विद्युत वितरण में जटिलता से। जहां पे विद्युत वितरण करना है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पर जो भी समस्या आ रही है उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे सुझाव मांगे गए थे। ये इसका संबंध इस चीज से है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स, ये क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स, यह एक प्रकार का दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज है दोस्तों। जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो इस प्रकार का एक दस्तावेज बनाता है और इन्वेस्टर्स के सामने रखता है, ताकि उस कंपनी में अधिक से अधिक इन्वेस्ट आ सके। एक प्रकार से कहा जाए तो अपने कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस दस्तावेज में रखता है। इस दस्तावेज को ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं। अभी हाल ही में जो बहुत बड़ा IPO आया था LIC का, शेयर मार्केट में उसको डाल दिया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने यही दस्तावेज सेबी को प्रस्तुत किया है। ठीक है, सेबी को प्रस्तुत किया है। अब आप सभी लोग को पता होगा जो सेबी है वही पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, सेबी का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स, ये क्या है? एक दस्तावेज है जो कंपनी निवेशक को आकर्षित करना चाहती है, कहीं से पैसा लेना चाहती है, तो वो इस दस्तावेज को पेश करती है। ठीक है, अगले बात करते हैं, 4th नंबर का है स्माइल योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्माइल योजना। यह किसके लिए है? ट्रांसजेंडरों के लिए और भिक्षावृत्ति करने वाले जो भी व्यक्ति है, भीख मांगने वाला काम करते हैं, इनके लिए एक केंद्रीय योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति कार्यक्रम करने वालों के लिए, उनके पुनर्वास और पुनर्वास को हेल्प करना है, पुनर्वास करना है, उसके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्माइल योजना। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि स्माइल योजना का संबंध किससे है? ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति करने वालों से इसका संबंध है और सेंट्रल गवर्नमेंट की यह योजना है। ठीक है, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट, ये जो ऑपरेशन आहट है ये RPF के द्वारा चलाया जा रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। RPF जो ट्रेन में जो सुरक्षा बल होता है, तो रेलवे या फिर RPF के द्वारा चलाया जा रहा है मानव तस्करी के लिए। ये इंपॉर्टेंट
है, मानव तस्करी के लिए रोकने के लिए उसको चलाया जा रहा है। अब मानव तस्करी क्या होता है, जहाँ भी महिलाएं होती हैं और बच्चियां होती हैं, उन कोचों में स्पेशल वहाँ पे प्रोटेक्शन फोर्स लगाई जाएगी। जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें रहेंगी, वहाँ पे एक स्पेशल फोर्स चलेगी जो महिलाओं और बच्चों पे विशेष ध्यान रखेगी, और मानव तस्करी को रोकना ही इन लोग का मेन उद्देश्य है। तो मैंने अभी तक आप लोग क्या बताया, रिवार्ड परियोजना का संबंध वाटरशेड प्रोग्राम से है। भारत, उड़ीसा, कर्नाटक ने मिल करके विश्व बैंक से 115 मिलियन का कर्ज लिया है। दूसरा, पावरथान का संबंध किससे, विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या आ रही है उसको निपटाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये पावरथान आयोजित किया गया था। ठीक है, ये एक आयोजन था। ठीक है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ये एक दस्तावेज होता है जिसको भी इन्वेस्टर पैसे चाहिए होता है वो उसको पेश करते हैं। ठीक है, स्माइल योजना का संबंध किससे, ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों से। और ऑपरेशन जो आहट है वो रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है मानव तस्करी के खिलाफ। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंटोनोव, ये क्या है, AN225, इसका पूरा नाम है AN225 या एंटोनोव भी याद रखूंगी, ये एंटोनोव ही है AN। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये मालवाहक कार्गो विमान था। ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मालवाहक कार्गो विमान था। अब इस विमान में क्या हुआ है, ये किसका विमान था, यूक्रेन के गोस्टोमेल, ठीक है, गोस्टोमेल हवाई अड्डे पे रखा गया था। कहां पर था ये, यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन के हवाई अड्डे पे ये रखा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, कार्गो विमान उसको बोलते हैं जो सामान ढोने के वगैरह काम आता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा विमान था। और अभी रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुई, लगभग पुराना करंट अफेयर मार्च के आसपास का मैं कवर कर रहा हूँ चीजों को, तो वहां पे खड़े खड़े ही विश्व का सबसे बड़ा जो कार्गो विमान था वो नष्ट हो गया है रूस के हमले पर। उसका नाम है एंटोनोव। ठीक है, अगर एंटोनोव आपको प्रश्न पूछ दिया गया, ये टेक्निकल टर्म्स मैं आपको इतने सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम छत्तीसगढ़ में आने वाला है और रेलवे वगैरह सब चीजें बहुत पूछता है। ठीक है, तो अगर आपको एंटोनोव का संबंध किससे है, तो मालवाहक कार्गो विमान का, या एंटोनोव जो विमान है वो किस देश में था, तो वो यूक्रेन में था। इतना आप लोग याद रखेंगे। और ये हवाई अड्डे पर ही खड़े खड़े ही नष्ट हो गया है। अब मैं बात करता हूं जो 7वां हमारा करंट अफेयर है, परम प्रवेग। ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है और किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अभी तक रखा जाने वाला सबसे फास्ट और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जिसको अभी IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में रखा गया है। तो क्या है कि इसका अभी रेलवे में जो अभी NTPC 2 का एग्जाम दिए हैं वहां पर डायरेक्ट सुपर कंप्यूटर की क्षमता पूछ दिया गया था किसी एक प्रश्न में। तो क्षमता ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.3 पेटाफ्लॉप। ठीक है, पेटाफ्लॉप, कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड या प्रति मिनट वो कितनी गणनाओं को एक साथ कर सकता है, उसके अनुसार उसकी क्षमता नापी जाती है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये याद रखना कि 3.3 पेटाफ्लॉप इसकी क्षमता है। और अभी तक भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि शैक्षणिक संस्थान में रखा गया है। इससे भी अधिक अच्छे सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन वो इसरो वगैरह काम में या अनुसंधान के काम में आते हैं। शैक्षणिक संस्थान में रखा जाने वाला है। और सीडेक पुणे, ठीक है, पुणे नहीं है, सीडेक के द्वारा ये बनाया गया है। सीडेक पुणे का ही जनरली नाम आता है, और भी बहुत सारे सीडेक हैं। सीडेक का मतलब ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का कभी आपको फुल फॉर्म पूछ दिया गया तो जितने भी सुपर कंप्यूटर बनते हैं भारत में वो सीडेक के द्वारा बनाए जाते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। अब 8वां पॉइंट ये भी इंटरेस्टिंग है, डॉक्सिंग। डॉक्सिंग क्या होता है, डॉक्सिंग तो किसी भी व्यक्ति की दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, दुर्भावना रखते हुए किसी भी व्यक्ति की दुर्भावनापूर्ण तरीके से इंटरनेट पर दूसरों की जानकारी प्रकाशित कर देना या कुछ चीजें उसके बारे में लीक कर देना, इसी को कहते हैं डॉक्सिंग। अब इससे क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है या निजता का अधिकार के तहत वो अपनी पहचान इंटरनेट में नहीं डालना चाहता है, तो उसकी जो पहचान है आप लोग दुर्भावनापूर्ण वायरल कर देते हैं। उसके बाद उसको मानसिक प्रताड़ना होती है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, बाद में आत्महत्या भी कर सकता है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो दुर्भावनापूर्ण, जैसे कि अभी हाल ही में उदयपुर में केस हुआ था। ठीक है, तो क्या किया था, उस व्यक्ति का स्टेटस हो गया या फोटो हो गया वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना या फेसबुक में डाल देना दुर्भावनापूर्ण, किसको हम लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी दुर्भावना रखते हुए शेयर कर देना, उसी को क्या कहा जाता है, डॉक्सिंग कहा जाता है। और इसके लिए अलग से सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, अब ये सभी को पता होगा नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो जैविक जिला, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो जैविक कृषि होती है, ठीक है, उसको ही नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। तो नेचुरल फार्मिंग का संबंध क्या है, इसमें दो चीजें रखेंगे, रसायन मुक्त, मतलब पेस्टिसाइड का आपको खेती करते समय यूज नहीं करना है, और पशुधन आधारित, ठीक है, जो भी खाद वगैरह होगी उसी से हम लोग खेती करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। और भारत में बात करूं तो जैविक जो राज्य है, वो प्रथम जैविक राज्य है वो सिक्किम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करूं तो लक्षद्वीप है, ऐसा प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जैविक कृषि रूप से शामिल है। सिक्किम में पूर्ण रूप से जैविक राज्य इसको घोषित कर दिया गया है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, रसायन मुक्त आपको खेती करनी है और पशुधन आधारित होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 9 जो पॉइंट थे वो किसी भी शब्द के मैंने मतलब बताए, ठीक है। लास्ट में एक संस्था है, उसका नाम है बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक। पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में खास क्या है कि अभी हाल ही में 30 मार्च को 5वां इसका शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से श्रीलंका में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया था, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अब इसमें कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री शामिल होती हैं और भारत के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत की जो सीमा से लगे पाकिस्तान और चाइना को छोड़ देना है, पाकिस्तान और चाइना इसमें शामिल नहीं है। देखिए बाकी कौन कौन शामिल है, जैसे बांग्लादेश, ये भी भारत की सीमा से लगता है, उत्तर पूर्व से, और वेस्ट बंगाल से लगता है। फिर भूटान है, भूटान भी ऊपर, भारत की जो सेना होती है वही भूटान की रक्षा करती है, भूटान के पास आर्मी तो है नहीं। फिर इंडिया तो स्वयं रहेगा ही, म्यांमार जो नॉर्थ ईस्ट से पूरा लगता है, नेपाल ये भी भारत के उत्तर में है, श्रीलंका दक्षिण में स्थित है, और एक नया जिससे जल सीमा हमारी लगती है उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड आपको अलग से रखना है, बाकी सभी भारत के ये पड़ोसी देश हैं, इसमें पाकिस्तान और चाइना शामिल नहीं है। तो बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर की तरफ देखो या पूर्वोत्तर की तरफ काम करो, सी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है या फिर पूर्वोत्तर वाली जो भी पॉलिसी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, मिलकर सबमिट करते हैं, कभी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कभी यातायात को सुगम बनाने की बात करते हैं, कभी व्यापार की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सार्क भी है, सार्क का इसको प्रतिरूप देखा जा रहा है, सार्क को हमको रिप्लेस करना है तो इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है, वो बवाल करते रहता है, ठीक है, फालतू का। तो आप लोग ये समझिए, रिवार्ड परियोजना, भारत उड़ीसा कर्नाटक, पावरथॉन, ड्राफ्ट एंड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स, स्माइल योजना, ऑपरेशन आहट, एंटोनो ये क्या है, मालवाहक कार्गो है, परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर है, डॉक्सिंग क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण किसी की जानकारी लीक कर देना, नेचुरल फार्मिंग आप सभी लोग को पता है। और बिम्स्टेक में क्या याद रखोगे, बिम्स्टेक में याद रखोगे इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसका कब बना है वो भी देख लेना है, और इसका हेडक्वार्टर या फिर सेंटर कहाँ है वो भी आप लोग को देख लेना है। इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये जो आपका वीडियो लेक्चर था, इसको आप एज अ डेमो लेक्चर मेरा ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी क्लासेस के लिए यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। केवल ऑफलाइन क्लासेस ही चलती है, आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ। और दोस्तों एक बात और आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी, किसी को ऐसा लगता है जो रेगुलर मेरे वीडियो देखता है उस पर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका लिंक टेलीग्राम में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।